हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और हमारी हॉरर वीडियो में। एंड आज की हॉरर वीडियो में हम एक और रियल हॉरर स्टोरी सुनने वाले हैं, जिसमें दो कैसीनो वर्कर्स, एक लड़का और एक लड़की के साथ जो हुआ उसके बारे में जानेंगे, जिसमें उन दोनों में से एक ने अपनी लाइफ गंवा दी थी। सो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हेडफोन्स पहन लो एंड स्टोरी को एंजॉय करो। तो ये कहानी कुछ महीनों पहले की है एंड आज भी जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ एक सीक्वेंस में हुआ था। एंड ये सभी चीज़ें ऐसी एनर्जीज करती हैं जिन्हें हम आज के वर्ल्ड में भूत, प्रेत, पिशाच या डायन भी कहते हैं। तो इससे पहले कि हम पूरे इंसिडेंट में घुस जाएं, थोड़ी बैक स्टोरी हो जाए। तो मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम अनन्या था। एंड अनन्या हमेशा से एकदम खुश मिजाज लड़की थी एंड वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ले आती थी। ये उसकी एक कला थी, क्योंकि मान लो अगर किसी दिन तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता तो तुम बस उससे बात कर लो, तुम्हारा मूड ऐसे फटाक से ठीक हो जाएगा। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर अनन्या का खुद का मूड भी ख़राब होता था, वो तब भी पूरी कोशिश करती थी कि तुम्हें अच्छा फील करवा सके। एंड वो हमेशा से ही नई चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहती थी। एंड इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक कैसीनो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली, जहाँ पर मैं भी जॉब करता था। एंड अब हम दोनों एक साथ काम करते थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड लगभग 1 साल बाद उसका प्रमोशन कर दिया गया। वो बहुत खुश हो गई थी एंड वो मुझसे अक्सर बोलती थी कि अगर उसका प्रमोशन हो जाएगा तो वो मेरा भी प्रमोशन करवा देगी। क्योंकि मैं कैसीनो के फ्लोर पर काम करता था, मेरा काम होता था जैकपॉट का पे आउट करना, गेम्स के लिए चेंज लाना एंड 1-2 और छोटे मोटे काम। एंड अनन्या की प्रमोशन होने के कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि अनन्या पहले जैसी नहीं रही। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका बिहेवियर में चेंज आ गया था। इतना नहीं कि सभी लोग तुरंत नोटिस कर सकें, पर मुझे फ़र्क दिखने लगा था, क्योंकि वो काम पर थकी थकी आती थी, कभी लेट हो जाती थी, लेकिन उसने मेरे पूछने पर कभी नहीं बताया। एंड उसका एटीट्यूड भी चेंज होने लगा था, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगी थी, जैसे वो डर रही है, पर आखिर किससे। तो एक बार हम फ्लोर पर खड़े थे एंड बातें कर रहे थे, लेकिन एकदम से अनन्या बीच कन्वर्सेशन में चुप हो गई और बस देखने लगी। मुझे लगा कि वो मुझे घूर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि वो मेरे पीछे देख रही है। तो मैंने पीछे देखा, बट वहाँ तो कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा, पर उसने जवाब नहीं दिया। तो मैंने इसे टच किया तो उसने रिस्पॉन्ड किया एंड उसने बोला कि वो बस कुछ सोच रही थी। तो मैंने उससे ज़्यादा कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये तो आने वाले तूफ़ान के पहले की शांति है। तो कुछ दिनों बाद अनन्या पूरे 2 घंटे लेट आई एंड इस चीज़ से उसका सुपीरियर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अनन्या के आने से पहले उसका सुपीरियर उसे ढूंढते हुए मेरे पास आया था, ये पूछने के लिए कि वो है कहाँ। एंड जब अनन्या आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और सूजी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। एंड जब सुपीरियर ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो रात को लेट आई थी, इसलिए आने में देर हो गई। लेकिन मुझे पता था कि बात कुछ और है, इसलिए मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे धीमी आवाज़ में कहा कि बाद में मिलना, वो मुझे कुछ बताना चाहती है। तो हम दोनों शिफ्ट ख़त्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट पे मिले। वहाँ बैठते ही उसने मुझे बताना शुरू किया कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों से अजीब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। एंड इन चीज़ों की शुरुआत काफ़ी नॉर्मल सी थी, कभी हल्की सी ठंड लगना, कभी कुछ अजीब आवाज़ें सुनना। एंड ये ऐसी चीज़ें थी जिन्हें कोई भी इंसान लॉजिकली इग्नोर ही करेगा,
एंड अनन्या ने भी यही किया। पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया उसके साथ चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठंड और ज़्यादा लगना, जबकि हमारे शहर में तब गर्मियों का मौसम था। आवाज़ों का और लाउड एंड क्लियर होना। और एक और बात थी, उसकी पर्सनल चीज़ें रूम में मूव होने लगी थी। उसके घर का सामान रूम में ही ट्रैवल कर रहा था। एंड ये सब अब ऑफिस में भी होने लगा था, क्योंकि उसका डेस्क हमेशा रीअरेंज मिलता था, वैसा नहीं जैसा वो छोड़ कर जाती थी। तो पहले उसे लगा कि कोई इसका प्रैंक कर रहा है, पर कभी पता नहीं चला। एंड जब वो फ्लोर पर पेट्रोल करती थी तो अक्सर उसे ऐसा फील होता था जैसे कोई उसके शोल्डर पर टैप कर रहा हो या फिर शर्ट को खींच रहा हो, लेकिन देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो अनन्या का जो ऑफिस था ना, वो यूनिफॉर्म रूम के पास था। बिल्डिंग के एक ऐसे एरिया में जहाँ लोग पूरे दिन सिर्फ 2 बार जाते हैं। एक सुबह जब आते हैं और दूसरी बार जब जाते हैं। लेकिन जब भी वो वहाँ जाती थी तो उसे हमेशा अपने फुटस्टेप्स के साथ दूसरे फुटस्टेप्स सुनाई देते थे। उसे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। एंड इसी वजह से वो अकेले वॉशरूम भी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंट हो चुका था रेस्ट रूम में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि नेचर्स कॉल के लिए जैसे ही वो स्टॉल में बैठी, तभी स्टॉल के डोर पर एक हल्की सी नॉक हुई। तो उसने बोल दिया कि वो अंदर है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर नॉक हुई, इस बार 2 बार, पहले से ज़्यादा लाउड। उसने फिर कहा कि वो यूज़ कर रही है, और वो बोलने ही वाली थी कि कोई और स्टॉल यूज़ कर ले, तभी डोर हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से हैंडल को ज़ोर से जिगल कर रहा हो। अनन्या चिल्लाने लगी एंड अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो उठने ही वाली थी कि तभी कि उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि स्टॉल का स्लाइडिंग लॉक खुद ब खुद धीरे धीरे मूव करने लगा, जैसे कोई उसे अनलॉक कर रहा हो। तो डर के मारे उसने तुरंत डोर ज़ोर से खोल दिया, पर बाहर कोई भी नहीं था। एंड जब वो स्टॉल से बाहर निकली तो रेस्ट रूम बिल्कुल खाली था। वो डर में बाहर जाने लगी एंड वो ऑलमोस्ट बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक उसने स्टॉल्स की तरफ मुड़कर देखा। और तब उसने जो देखा उसका जिक्र करते हुए अभी भी उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने देखा एक बहुत लंबा इंसान जैसा दिखने वाला साया, जिसकी हड्डियाँ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसका मांस फटा हुआ था। चेहरे पर एक बड़ी क्रीपी स्माइल और उसकी आंखें लाल रंग की थी। वो अपनी आंखों से अनन्या को देख रहा था। अनन्या तुरंत वहाँ से गेट लॉक करके भाग गई। उसने सबसे पूछा कि कोई अंदर घुस आया है, पर किसी को कुछ नहीं पता था। एंड अनन्या ने फिर इसके बारे में सबको बताने से मना कर दिया। उसने आगे कहते हुए कहा कि उस दिन के बाद से वो चीज़ उसे काफ़ी बार दिख चुकी है। एंड उसके बाद जिस दिन वो काम पर बहुत ज़्यादा लेट आई थी, उसके एक दिन पहले रात की बात उसने मुझे डिटेल में बताई। उसने कहा कि रात का टाइम था, वो सो रही थी, बट वो नींद से अचानक उठ गई एंड उसके रूम में पूरी तरह अंधेरा था। वो बोलना चाहती थी, मूव करना चाहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसने कहा उसने पूरी कोशिश की, पर बॉडी जैसे फ्रीज़ हो चुकी थी और उसे एक हैवी डरावनी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो अकेली नहीं है एंड सिर्फ उसकी आंखें मूव कर पा रही थी। उसने मुझे याद करके बताया कि उसने अपनी आंखों से जब ऊपर की तरफ देखा तो उसे छत पर वही चीज़ दिखी जिसे उसने अपने ऑफिस में देखा था। वही लाल आँखें, वही हड्डियाँ और वही स्माइल। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और तब वो चिल्लाई। उसकी आवाज़ निकल गई और साथ ही उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस मिल गया। वो बेड से कूदकर उठ खड़ी हुई और बेड के पास वाली लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन लाइट काम ही नहीं कर रही थी। तब वो चीज़ छत से धीरे धीरे नीचे उतरकर उसकी तरफ आ रही थी एंड उसे अपनी तरफ आता देख अनन्या सीधा क्लोसेट की तरफ भागी और अंदर घुसकर डोर बंद कर लिया। क्लोसेट के अंदर लाइट चल रही थी, लेकिन वो डोर खोलने से डर रही थी क्योंकि रूम के अंदर किसी के मूव करने की आवाज़ आ रही थी। उसी क्लोसेट के अंदर डर के मारे
उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह वो काफ़ी लेट उठी, जल्दी जल्दी रेडी हुई और सीधा काम पर आ गई। इसी वजह से उस दिन उसकी हालत ऐसी लग रही थी। एंड ऑफिस में जो और चीज़ें होती थी उनके बावजूद मेरे घर पर कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। एंड एक कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद उसका बिहेवियर वापस ठीक होने लगा, क्योंकि अब ऑफिस में वो शांत थी, दोबारा ठीक से सोने लगी, खाना भी सही से खाने लगी। और जब भी उसकी छुट्टी होती तो वो बताती थी कि उस दिन कुछ भी गलत नहीं हुआ। बट अफसोस मुझे इस बात का है कि इस सब के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते मेरे साथ ही बिताए थे, क्योंकि जिस दिन अनन्या की डेथ हुई वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और सबसे डरावना दिनों में से एक था। तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरह शुरू हुआ था। मैंने रोज़ की तरह सुबह 8 बजे काम पर आ गया था एंड अनन्या लगभग 1 घंटे बाद आई। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि 12 बजे हम दोनों लंच पर गए। एंड लंच के दौरान उसने मुझे बताया भी था कि वो आज काम के बाद अपने घर वापस जाने वाली है, अपनी फैमिली के पास। उसने कहा कि पिछला एक हफ्ता काफ़ी अच्छा गया था और उसे लग रहा था कि जो भी चीज़ें उसे परेशान कर रही थी शायद अब फाइनली उसे अकेला छोड़कर जा चुकी है। एंड लंच के बाद हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए। एंड इस बात को लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा सुपरवाइज़र मुझे ऑफिस में बुला लेता है और कहता है कि स्विंग शिफ्ट का एक बंदा कॉल आउट कर गया है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डबल शिफ्ट कर सकता हूँ, और उसने ये भी कहा था कि अगर मैं हाँ बोलता हूँ तो या तो मुझे अगला दिन ऑफ मिलेगा या फिर मैं ओवर टाइम के पैसे ले सकता हूँ। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ बोल दी। और लगभग उसी टाइम अनन्या से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि वो कुछ घंटे और रुक जाए, क्योंकि उसका एक कोवर्कर की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। एंड अनन्या ने भी बिना ज़्यादा सोचे समझे हाँ कह दी थी। एंड पता नहीं क्यों उसके बाद से मुझे एक बहुत ही अजीब फीलिंग आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बस इतना महसूस हो रहा था कि कसिनो के फ्लोर के खाली हिस्सों में कोई मुझे घूर रहा है। तो मैंने इस बार अनन्या को बताया तो उसने मुझे कहा कि उसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर से कोई हैवी वेट उठ रहा हो, लेकिन उसके साथ ही उसे एक और अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे मैं किसी ट्रबल में फंसने वाला हूँ। उसने कहा कि उसे कहीं से एक आवाज़ आ रही थी जो कह रही थी कि कोई मुझसे बहुत गुस्सा है, जैसे कोई मुझसे नफ़रत करता हो। लेकिन ना तो वो बता पा रही थी कि वो कौन है और ना ही समझा पा रही थी कि उसे स्पेसिफिकली ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। एंड इस तरह मेरी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गई और अनन्या को एक्स्ट्रा हाउस भी चलने लगे। एंड एक और चीज़ होने लगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे कुछ कोवर्कर्स ने कि मेरे आसपास उन्हें अजीब सा फील हो रहा है, और उधर अनन्या के कोवर्कर्स कह रहे थे कि वो धीरे धीरे अपनी पुरानी वाली अनन्या जैसी लगने लगी थी। तो रात 11 बजे जब अनन्या अपनी शिफ्ट ख़त्म करने वाली थी, मैं अपना लास्ट ब्रेक लेने गया ताकि उसे गुड बाय कह सकूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसके 1 घंटे बाद ख़त्म होनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे लग रहा है जैसे वो बहुत टाइम बाद फाइनली फ्री हुई हो। वो अपनी होम राइड को एंजॉय करना चाहती थी। उसने कहा था कि वो घर पहुंचते ही मुझे टेक्स्ट करेगी। एंड हम दोनों ने हग किया और मैंने उसे जाते हुए देखा, बिना ये जाने कि ये आखिरी बार है। तो मुझे वापस फ्लोर पर जाना था और तब मुझे नेचर्स कॉल का एहसास हुआ। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना राउंड्स कर रहा था वो अर्ज अचानक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, इतना कि मुझे ऑलमोस्ट भागते हुए एम्प्लॉय रेस्टरूम जाना पड़ा। तो मैं अंदर घुसा और सबसे पास वाले यूराइनल पर गया। काम ख़त्म करके रिलीफ मिली, हाथ धोए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा तभी स्टॉल की तरफ से एक हल्की सॉफ्ट सी नॉक सुनाई दी। एंड मैंने स्टॉल की तरफ देखा और वहाँ सबसे आखिरी स्टॉल के पीछे से एक चीज़ मुझे घूर रही थी, जिसे देखकर मैं तुरंत समझ गया था कि वो क्या थी। वो वही चीज़ थी जिसके बारे में अनन्या ने मुझे बताया था, लेकिन मैं पल भर के लिए ब्लिंक किया और वो चीज़ गायब हो गई। मैं वहीं जम सा गया था
बिल्कुल एक स्टैचू की तरह, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मैंने सच में कुछ देखा था या बस मेरा दिमाग खेल रहा है, क्योंकि मैंने अनन्या के उस फेस के बारे में सुना था। तो खुद को रेशनलाइज करने की कोशिश करते हुए मैंने फ़ोन निकालना और टाइम देखा। अनन्या को गए हुए 20 मिनट हो चुके थे, एंड जैसे ही मैंने फ़ोन से नज़र उठाई वो फिर से वही था। और इस बार सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैवी फीलिंग थी, जैसे कुछ बहुत गलत हो चुका है। और बस मैं वहाँ से भाग पड़ा बिना पीछे देखे, और उस चेहरे या उस इमेज ने मेरे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी थी, क्योंकि आज तक वो सीन मुझे क्लियरली याद है। मैंने तुरंत अनन्या को कॉल किया, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चली गई। मैं अपना ऑफिस छोड़कर भाग निकला और अपने घर आ गया, और पूरे रास्ते में सिर्फ अनन्या को कॉल किया जा रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ वॉइसमेल का ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज छोड़ दिया, जल्दी से जल्दी कॉल बैक करने के लिए। वो अजीब डरावनी फीलिंग मेरे साथ ही रही जब तक मैं नींद में नहीं चला गया। एंड अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरी बहन के बॉयफ्रेंड एक EMT था, और उस रात वो एक्सीडेंट कॉल पर गया था। एंड एक और बात, वो अनन्या, मैं और मेरी बहन हम सब सेम हाई स्कूल में साथ पढ़े थे। एंड जब वो स्पॉट पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि रोड से लगभग 40 फीट दूर एक लड़की की बॉडी पड़ी थी, डेड, और उसकी नेक ब्रोकन थी, और वो कोई और नहीं अनन्या ही थी। वो उसे इस हालत में देखकर रोने लगा था, बट बाद में बताया गया कि उसकी बाइक ने एक सेफ गार्ड को हिट किया था, एक मेटल बैरियर जो रोड के कर्व के साथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। बट उसे ये बात बहुत अजीब लगी थी कि वो 40 फीट दूर जाकर कैसे गिरी, जबकि उस टर्न पर स्पीड लिमिट सिर्फ 35 kmph की थी। एंड बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि जब उसने हिट किया तो उस वक्त स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर ही थी, एंड उसके बॉडी में ना अल्कोहल था ना ड्रग्स। इसलिए लोगों ने अज्यूम किया कि शायद वो राइड करते करते सो गई होगी और हिट के बाद नेक के बल गिरकर स्लाइड करते हुए रुक गई होगी। लेकिन बाद में उसने एक और बात बताई कि जब वो वहाँ पहुँचा था तो उसे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अनन्या स्लाइड हुई हो। उसके हिसाब से ज़मीन बिल्कुल अनडिस्टर्ब थी, जहाँ ना तो कोई स्किड मार्क्स थे और ना कोई ड्रैग मार्क्स, कुछ भी नहीं। और ये बात मुझे काफ़ी टाइम से हॉन्ट कर रही है। एंड कुछ हफ्ते पहले मैंने एक सपना देखा था, जिस सपने में अनन्या मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था, और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो बिल्कुल ब्लैंक थी, जैसे वो अंदर से बिल्कुल खाली हो, लाइक लिविंग डेड। एंड फिर उसने मेरे पीछे इशारा किया, और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा वो चीज़ वहाँ थी, वही चीज़ जो मैंने उस दिन देखी थी जिस दिन मेरी दोस्त मरी थी। और एक और चीज़ जो मैं बातों में बताना भूल गया था, जब टाइम ऑफ डेथ बताया गया तो वो लगभग रात 11:20 का था, बिल्कुल उसी वक्त के आसपास जब मैंने उस भयानक चीज़ को देखा था। तो इस बात को काफ़ी महीने हो चुके हैं जब मैं लास्ट टाइम उस कसिनो में गया था। एंड रिसेंटली मैं अपने होम टाउन वापस आ गया हूँ, तो कई दिनों बाद मैं एक बार फिर वहाँ गया जहाँ वो कसिनो है, और कुछ पुराने दोस्तों से मिला जो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। वहीं मुझे एक बात पता चली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, कि जो इंसिडेंट मेरे और अनन्या के साथ हुआ था, एंड वो चीज़ अब मेरे एक और दोस्त को फॉलो कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अनन्या के साथ किया था। तो मुझे बताया गया कि मेरे उस दोस्त को अपनी शिफ्ट के दौरान नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एंड जो लड़की मुझे ये सब बता रही थी, उसने कहा कि वो काफ़ी टाइम से नॉर्मल से ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, और फिर एक दिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो चिल्लाने लगा और कहने लगा एक शैडो के बारे में जो उसे अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। तो अनन्या के साथ जो हुआ था और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में सिर्फ कुछ ही क्लोज लोग जानते हैं, और जिस लड़की से मैं बात कर रहा था वो उन्हीं में से एक थी।
तो उसने ये भी मेंशन किया कि कसिनो में और भी अजीब चीज़ें हो रही थी। और फिर उसने मेरे भाई का जिक्र किया। मेरा भाई जो कुछ साल पहले वहाँ की सिक्योरिटी में काम स्टार्ट कर चुका था, उसने भी एक बार बहुत क्रीपी चीज़ देखी थी। तो कसिनो की सिक्योरिटी टीम के पास यूजुअली एक ड्राइवर होता है जो पूरी प्रॉपर्टी के चक्कर लगाता रहता है, पार्किंग एरियाज और कसिनो के बैक साइड को चेक करने के लिए। तो हर कसिनो के पीछे डंपस्टर्स का एरिया होता है जहाँ फूड एंड बेवरेज और कस्टोडाइल टीम्स का काम चलता रहता है। तो मेरा भाई बताता है कि एक रात वो ब्रेक पर गया था, जिसे पार्टी एरिया कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के लिए बना हुआ है, जहाँ लोग बैठते हैं या स्मोक करते हैं। एंड उसके चारों तरफ एक वॉल है और वॉल की दूसरी साइड डंपस्टर्स है। तो वो पार्टियों में एक फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट की लड़की के साथ स्मोक कर रहा था। तभी दोनों को हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो दर्द में। एंड ऑलमोस्ट उसी वक्त भाई के रेडियो पर ट्रक ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। ड्राइवर कॉल कर रहा था कि उसे डंपस्टर के कोने में एक औरत रोती हुई दिख रही है। एंड ड्राइवर ने डिस्क्राइब किया कि वो लड़की शॉर्ट हाइट की है, लंबे घने बाल, ब्लू स्वेटर और जीन्स पहने हुई है और पैरों में जूते नहीं हैं। तो वो डंपस्टर्स के कोने में झुकी हुई बैठी है, पीठ उसकी तरफ है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है, ऐसा ड्राइवर कह रहा था। एंड मेरा भाई जो वॉल के दूसरी साइड था, रोने की आवाज़ बहुत मुश्किल से सुन पा रहा था। एंड फिर ड्राइवर ने ये इंसिडेंट सर्विलेंस को रिपोर्ट कर दिया। उस एरिया में 2 कैमरास लगे हुए थे और उनमें से एक कैमरा उस पर्टिकुलर कॉर्नर को बिल्कुल क्लियरली कवर करता है। तब ड्राइवर को कॉल के थोड़ी देर बाद सर्विलेंस ने उसे वापस कॉल किया और पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एंड मेरे भाई के वर्ड्स में कन्वर्सेशन कुछ ऐसे थी जिसमें सर्विलेंस टीम कहती है कि तुम फिर से क्या रिपोर्ट कर रहे हो, जिसमें ड्राइवर कहता है कि डंपस्टर के कोने में एक लड़की रो रही है, मैं उसे बुला रहा हूँ पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जिस पर सर्विलेंस टीम कहती है, ओके हम तुम्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन हमें कोई लड़की नहीं दिख रही। ड्राइवर कहता है क्या मतलब, वो बिल्कुल मेरे सामने है। सर्विलेंस कहता है कि नहीं सर, हमें सिर्फ तुम दिख रहे हो और कोई नहीं। ड्राइवर कहता है सीरियसली, तुम्हें सच में यहाँ कोई लड़की नहीं दिख रही? सर्विलेंस वाले कहते हैं नहीं सर, अगर ये कोई जोक है तो ये बहुत ही बेकार जोक है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड एग्जैक्टली यहीं पर मेरे भाई के हिसाब से रोना अचानक बंद हो गया। एंड उसके तुरंत बाद रेडियो पर ड्राइवर की एक तेज़ चीख सुनाई दी और फिर उसकी गाड़ी के टायर की ज़ोर से घूमने की आवाज़ आई। वो वहाँ से भाग निकला। एंड बाद में जब ड्राइवर वापस आया तो वो पूरी तरह से हिला हुआ था, उसके हाथ काँप रहे थे और चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तो जब सुपरवाइज़र ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो उसने जो बताया वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। ड्राइवर ने कहा कि जब सर्विलेंस ने बोला कि वहाँ कोई लड़की नहीं है, तब वो लड़की अचानक चुप हो गई। फिर वो खड़ी हुई और जैसे ही वो खड़ी हुई उसका सर पीछे की तरफ गिर गया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी गर्दन में हड्डी ही ना हो। उसके बाद वो उसकी तरफ चलने लगी, लेकिन उल्टा पीछे की तरफ, और उसका सर इधर उधर लटक रहा था। ड्राइवर ने कहा कि वो चीखा और जान बचाकर वहाँ से निकल गया। और जो बात मेरे भाई को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही गई और जो बात मेरे भाई को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर गई वो ये थी कि बाद में ड्राइवर ने एक और डिटेल ऐड की कि जब उसका सर पीछे गिरा था उसके चेहरे पर कोई फेस ही नहीं था। सच कहूँ तो वहाँ कुछ बहुत ही क्रीपी चल रहा है, लेकिन एक बात जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती, ड्राइवर ने जिस तरह उस लड़की को डिस्क्राइब किया, शॉर्ट हाइट, लंबे डार्क बाल, ब्लू स्वेटर, जीन्स, मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या वो अनन्या थी? चाहे उसकी डेथ कसिनो में नहीं हुई, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ उसे वहीं बांध कर रखे हुए है।